नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं सुनीता शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। देखिए, हम वीडियो लेके आए हैं काव्य शास्त्र की, और काव्य शास्त्र जो एक मुश्किल विषय भी लगता है हमें और एक रोचक विषय भी है, मैं तो ऐसा मानती हूं, क्योंकि बहुत सारी हमें इसमें जानकारियाँ मिलती है। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हमारी इसका अभिन्न अंग है, तो इनको हम अवश्य करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो आरंभ से अंत तक देखें। स्किप कर देखोगे पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ स्किप हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और हमारे नए बंधु आए हैं वो सब्सक्राइब करें। जिसने सब्सक्राइब कर भी रखा है उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आती, तो एक गड़बड़ है। बेल आइकॉन हमने नहीं दबाया, तो अब नए जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे बंधु, वो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास आए, क्योंकि ये 3-4 दिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। और चलिए इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 91, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी रचना है? किसका कथन है? सॉरी, रचना नहीं, कथन पूछा है। 91वां प्रश्न। तो देख लेते हैं किसका कथन है। जगन्नाथ, विश्वनाथ, बामह और दंडी। अगर इन चारों की बात करें तो ये कथन दिया है हमारे विश्वनाथ जी ने, यानी कि ब ऑप्शन रहेगा इसका। कवि समय का सबसे पहले व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण किस आचार्य ने किया था? कवि समय का व्यवस्थित और पर्याप्त, यानी कि जितना होना चाहिए था उतना निरूपण किसने किया था? वामन, भरत, राजशेखर, भामह। 92वां प्रश्न और उत्तर रहेगा हमारा इसका राजशेखर, यानी कि स, 92 का स। उसके बाद 93वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 93वें प्रश्न में क्या छुपा हुआ है। इससे पहले आगे बढ़े, एक और बात करना चाहूँगी। इसके वीडियो के अंत तक जाते जाते मैं आज को एक लाइन के माध्यम से हमारे 4-5 आचार्यों के बारे में बता के जाऊँगी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि क्या है वो आचार्य याद नहीं रहते, और ऐसी लाइन एक याद करोगे तो शायद आपको आचार्य याद रह जाए। तो देखते रहिए इसको। अगला है हमारा 93वां प्रश्न। रस निष्पत्ति के ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की थी? रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर, यानी कि रस को ब्रह्म सहोदर किसने माना, ये कह सकते हो आप। 93वां प्रश्न और उत्तर रहेगा हमारा साधारणीकरण किसने किया था? भट्टनायक ने किया था। तो ब्रह्म सहोदर भी भट्टनायक नहीं माना है, भट्टनायक है इसका उत्तर 93 का। उसके बाद 94वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 94वें प्रश्नोत्तर देखते हैं क्या है इसका उत्तर। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की अपेक्षा करने वाले व्याख्याकार कौन है? 94वां प्रश्न और उत्तर हमारा क्या? शंकुक है, अभिनवगुप्त है, भट्टनायक है, भट्टलोलट है। अगर आप प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले हैं, उपेक्षा है यहाँ पे ध्यान देना रस निष्पत्ति में, तो वो उपेक्षा करने वाले हैं जिन्होंने क्या लगाया था? उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। और किसने दिया था उत्पत्ति का सिद्धांत? उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था भट्टलोलट ने। तो ये उत्तर आएगा इसका द। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? देखिए, पीछे एक आया था कि ध्वनि का की आलोचक कौन है, अब ध्वनि का सिद्धांत देने वाले कौन है, और यहाँ आ गया ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है। हमें देखना ध्वनि विरोधी है भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो आप ये देखिए कि ध्वनि का विरोध यदि किसी ने किया था तो जिसने साधारणीकरण का यानी कि दिया था सिद्धांत, उन्होंने किया था, और वो है भट्टनायक। रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने किया? यानी कि रस को मूल पात्र में किसने किया? शंकुक ने, भट्टलोलट ने, या फिर हमारा अगला देखते हैं कौन है ऑप्शन, भट्टनायक ने या अभिनवगुप्त ने। 96वें प्रश्न का यदि हम उत्तर देखें तो इसका उत्तर भी यही रहेगा हमारा भट्टनायक, स उत्तर रहेगा, भट्टनायक ने दिया। उसके बाद 97वां प्रश्न ले लेते हैं। हिंदी में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति मानी गई है। हिंदी में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम रचना कौन सी मानी गई है? ये हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य की बात हो रही है, तो छंदमाला को प्रथम रचना माना गया है हिंदी साहित्य में। उसके बाद आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम किसका है कि गणराज्य किस विद्वान की कृति है? गणराज्य, अगर 98वां प्रश्न देखें हम तो इसका उत्तर देख लेते हैं। गणराज्य है प्लेटो की। प्लेटो जो अरस्तु के गुरु थे, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है। और प्लेटो का यदि हम बात करें तो इनके पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, लोजाइंस और जो हमारे क्या है वो IS रिचर्ड, ये इन विद्वानों का अधिकतर जिक्र होता है। तो देख लेते हैं आगे इनका क्या है। तो क्या किसने दिया ये? गणराज्य की किस विद्वान की कृति है? प्लेटो की है। ठीक है। उसके बाद है अगला,
99वां प्रश्न, किस विद्वान ने काव्य के भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया। बड़ा ही रोचक टॉपिक था ये, आपने जब पढ़ा होगा तो। अब यहाँ पर नाम जो है 99% का उत्तर यदि हम दे, किसने दिया था? जॉन ड्राइन ने, अरस्तु ने, लोंगिनुस ने या प्लेटो ने? 99 उत्तर रहेगा हमारा द प्लेटो ने। उन्होंने काव्य को, आपको पता है वो उन्होंने कहा था कि ये तो सत्य से 3 गुना दूर है, ऐसे भी कह दिया था उन्होंने। तो द उत्तर रहेगा प्लेटो का। काव्य में उदात्त तत्व पेरी इप्सुम का सिद्धांत किस पाश्चात्य काव्य शास्त्र का है? पेरी इप्सुम यानी कि उदात्त तत्व। उदात्त तत्व सिद्धांत देने वाले कौन है? लोजाइनस का सिद्धांत है उदात्त तत्व। पेरूस का सिद्धांत किस पाश्चात्य 100वां प्रश्न, किस पाश्चात्य आचार्य का है? 100वें का यदि हम उत्तर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा लोंगिनुस में दिया था इन्होंने 100वां उदात्त तत्व, यानी कि यहाँ पर लोजाइनस है, ये लोंगिनुस नहीं है। क्या है ये? लोजाइनस। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, ध्यान रखना। ये लोजाइनस है, यहाँ पे लोजाइनस का सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद है अगला हमारा 101वां प्रश्न, साहित्य का उद्देश्य विवेचन किस विद्वान ने दिया? विवेचन का सिद्धांत किसका है? अगर सीधी सीधी बात करें तो विवेचन का सिद्धांत अरस्तु का, ये तो हमें पता ही है। विवेचन का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, तो अरस्तु का है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 102 की तरफ बढ़ते हैं। 102वां प्रश्न क्या कहता है? पेरी पोइटिक्स, पोइटिक्स नहीं पोइटिक्स, केस नहीं पोइटिक्स, पेरी पोइटिक्स काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अब हमें पता है ये तो पेरी पोइटिक्स अरस्तु की रचना है, यानी कि बी ऑप्शन रहेगा 102 का ब। ये अरस्तु की रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काव्य शास्त्र जिसका हिंदी रूपांतरण करें तो हम। अरस्तु ने नाटक यानी कि त्रासदी, इसके कितने तत्व माने हैं? अरस्तु ने नाटक के 7 तत्व माने हैं। ए ऑप्शन रहेगा, 7 तत्व मानता है अरस्तु नाटक के। उसमें जो है ना हंसी मजाक भी है, सार्केज्म है, ये अलग अलग जो है ना 7 तरह के हैं। इसका एक्सप्लेन फिर अगली वीडियो में करूंगी मैं, अभी तो इतना ही देख लो। उसके बाद 104वां प्रश्न, किस विद्वान ने त्रासदी का सबसे पहले गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया था? यानी कि नाटक का उन्होंने गंभीर और सर्वांगीण विवेचक करने वाले आचार्य का नाम यदि हम लें तो यहाँ पर अरस्तु आता है। इन्होंने किया था 7 भाग करके इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। कल्पना के लिए फैंसी नहीं है ये, फेटेंसी है ये, फैंटेसी है ये, सॉरी। फैंटेसी शब्द का प्रयोग किसने किया था? फैंटेसी। कल्पना के लिए फैंटेसी शब्द का प्रयोग यदि हम देखें यहाँ पर 105वां प्रश्न, तो इसका उत्तर रहेगा हमारा 105 जॉन ड्राइडन ने। ये यहाँ भी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है प्रिंटिंग में, टाइप करने में। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, किस आलोचक के ने काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदवाद की घोषणा पत्र समझे जाते हैं? यानी कि स्वच्छंदवाद का सिद्धांत किसने दिया? 106वां प्रश्न हमारा, और इसका उत्तर रहेगा हमारा वर्ड्सवर्थ, यानी कि ये उत्तर रहेगा इसका, ठीक है। 106 का दे। उसके बाद है अगला हमारा अगला 107, लिरिकल वर्ड्स किसकी काव्य संग्रह है? लिरिकल वर्ड्स किसका काव्य संग्रह है? वर्ड्सवर्थ का, दांते का, लोंगिनुस का, शेक्सपियर का। यदि 107वें प्रश्न की हम बात करें तो इसका उत्तर रहेगा हमारा ए, यानी कि वर्ड्सवर्थ का है ये, वर्ड्सवर्थ, ए उत्तर रहेगा। कल्पना के 2 प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, किसने माना है? यानी कि कल्पना के 2 प्रकार, एक प्राथमिक और एक विशिष्ट, यदि हम इसकी बात करें तो कॉलरिज ने माना है। ये कॉलरिज जो है हमारा यहाँ पर आ गया ब उत्तर आएगा इसका। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक और बात बता देना चाहती हूँ। आपके सहयोग और आपके प्यार प्रेम से एक दूसरा जो है मैंने व्लॉग चैनल शुरू किया है, आप उसको देख सकते हैं, मिलेगा आपको मेरे उससे नीचे दिए गए लिंक से आप जाके उसको देख पाओगे। ये चैनल शुरू करने का एक ही उद्देश्य है, कई बार हम पढ़ाते समय लिमिट समय में, और जैसे कि अभी समय चल रहा है
ऐसे समय में वो बातें नहीं कर पाते जो हमें शायद आपसे शेयर करनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैंने एक चैनल किया है, वो व्लॉग टाइप का है, और उसमें मैं थोड़ी सी अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करूँगी, अपने अनुभव जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं। और आप यकीन मानिए वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होगा, मनोरंजन के साथ साथ आपकी एजुकेशन की तरफ, आपकी पढ़ाई की तरफ, आपके ज्ञान नॉलेज की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। और जो हमारे बंधु है, जो भी हमारे सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है या देखने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है, उसमें सब्सक्राइब करके उसमें बेल आइकॉन जरूर दबाएं और उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हमारे कई बंधु सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाने के कारण नोटिफिकेशन नहीं आता, या फिर नोटिफिकेशन को वो क्या कर देते हैं, पर्सनल कर देते हैं या उसको बंद कर देते हैं, इस कारण उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। तो आगे कोशिश करेंगे, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि मेरा बड़ा बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी आपके लायक 5-10 जितने भी 10-15 मिनट की, 8 मिनट की जो भी वीडियो बनती है सारे दिन में जैसी भी है, बना के मैं हर रोज़ आपसे शेयर करूँ, और उसमें भी आपको बड़ा मज़ा भी आएगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ये एक आपसे विशेष बात शेयर करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 109, दी वेस्टलैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है? वेस्टलैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है? इलियट की है, वर्ड्सवर्थ की है, कॉलरिज की है, जॉन ड्राइडन की है? अब यहाँ पर देख लेते हैं किसकी है। 109वां प्रश्न हमारा इलियट, जो हमारा इलियट, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र इलियट की रचना है द वेस्टलैंड। परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक का है? एक ही आलोचक के दोनों, परंपरा का सिद्धांत, कला और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। 110वें का प्रश्न का उत्तर रहेगा हमारा, जिनको हम अभी कभी करके आए हैं, वर्ड्सवर्थ, ये इसके इन्होंने दिया है। परंपरा तथा का सिद्धांत तथा कला और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत किसके हैं? वर्ड्सवर्थ के हैं। 110वें का दय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 111वें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं इसमें क्या है। विसंगत अनुक्रम छाटिए, यानी कि कोई एक इसमें है जो अपनी रचना से जुड़ा हुआ नहीं है, उनके साथ कोई और रचना है। और यहाँ पर आता है हमारा श्रृंगार तिलक, रुद्र भट्ट का, इनका ही है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की पहले भी कर चुके हैं। काव्यादर्श दंडिका, ये भी कर चुके हैं हम। कुवलयानंद जो है वो अभिनव गुप्त का नहीं है, वो अप्पय दीक्षित जी का है, तो इसलिए इसका दय ऑप्शन रहेगा। ये अभिनव गुप्त का ना होके किसका है? ये अप्पय दीक्षित का है। ठीक है, चलो जी आप आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला देख लेते हैं। 112वां प्रश्न क्या कहता है? अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है, यानी कि अरस्तु ने जो काव्यालोचन ग्रंथ लिखा था वो उसका नाम क्या है? 112वां प्रश्न। पेरिपोइटिकेस जो है वो अरस्तु का काव्यालोचन, काव्य की आलोचना करते हुए ग्रंथ है। पेरिपोइटिक्स, पेरिपोइटिक्स जो है इसका ब उत्तर रहेगा, यानी कि ब उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा देख लेते हैं 113वां प्रश्न क्या कहता है? प्लेटो का समय माना जाता है। यहाँ पर प्लेटो का जन्म और मृत्यु दोनों दिए गए हैं, जो उनका समय था। 113वां प्रश्न। अब प्लेटो के अगर समय की बात करें, 113वें प्रश्न की बात करें, तो इसमें जो दिए गए हैं हमारे 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, हाँ यही है बिल्कुल, 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, यही समय है उनका। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य निर्माण करना। आपने देखा था ये बहुत सारे यूनानी विद्वान हुए थे जब हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा था, तो अधिकतर की जो है ये मीमांसाएं जो होती थी कहीं ना कहीं वो राज्य से संबंधित होती थी, फिर राज्य के अंदर जो चीज़ें थी उनको लेके होती थी, और इसी प्रकार की चीज़ों को लेकर जो है ना आलोचना और सिद्धांत बने थे इनके। तो आदर्श राज्य निर्माण इनका संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी थोड़ी थोड़ी छाप जो है हम बाद वाले विद्वानों पर भी देख सकते हैं। उसके बाद प्लेटो की रचना नहीं है, 3 प्लेटो की है और 1 प्लेटो की नहीं है। इओन, रिपब्लिक, पोइतिया और पेरिपोइटिकेस। अब ये भी हम पढ़ के आए पीछे एक प्रश्न में। पेरिपोइटिकेस किसकी रचना है? अरस्तु की है, तो ये इनकी नहीं है। प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। और प्लेटो किसके गुरु थे? प्लेटो थे अरस्तु के गुरु। अरस्तु का जन्म कौन सा स्थान माना जाता है? देखिए वैसे तो आप एकदम ये इस प्रकार के प्रश्नों में हम कई बार गड़बड़ करते हैं। एंथेस देखा हमने और उसके फटाफट निशान लगा देते हैं, है तो एंथेस के पास ही, और कई बार यूनान देखते हैं उस पर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, जिस नगर में हुआ था यूनान के एंथेस नगर से लगभग 200 किलोमीटर दूर उनका जन्म हुआ था। जो है ये जगह का नाम है सतागिरा।
सतागिरा नाम है, नगर था जिसमें उनका, तो यहाँ नगर दे रखा है। तो पहले हमें प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार बिना पढ़े हो जाती है गड़बड़ एक आधी, और वो एक आधी गड़बड़ कई बार बड़ी नुकसानदायक हो जाती है। तो आगे बढ़िए। और 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है, तो आगे लगभग ये लगा सकते हैं ये पुराने हम। उसके बाद है अगला, अरस्तु का जन्म और मृत्यु समय क्या है। जन्म और मृत्यु समय दी हुई है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं क्या है। 118वां प्रश्न हमारा, और इसका उत्तर 384 ईसा पूर्व से 322 लगभग जो है 62 वर्ष जिए, यही मान के चलो ए उत्तर रहेगा अरस्तु का जन्म। उसके बाद 119वां प्रश्न ले लेते हैं हम। 119वें प्रश्न में क्या कहा गया है, अनुकरण सत्य से तिगुना दूर माना है, या यूं कहे कि काव्य को सत्य से तिगुना दूर कौन मानते हैं। ये प्रश्न मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि अनुकरण का सिद्धांत दिए हुए उन्होंने काव्य की बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि काव्य जो है वो सत्य से तिगुना दूर है, क्योंकि उनका सारे सिद्धांत राज्य के इर्द गिर्द घूमते थे, तो वो काव्य को पसंद नहीं करते थे। और इसके मैंने एक वीडियो मेरे उसमें नोट्स में भी मैंने डाला हुआ है, ये पहले वाले में जो पहले नोट्स दिए थे उसमें, कि ये ना प्लेटो ने क्या क्या सिद्धांत दिए, थोड़े थोड़े पॉइंट से डाले हुए हैं उसमें। तो आप दूसरी वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं। ई बुक की भी बात हम कर लें, अब उसके प्रैक्टिस पेपर की बात ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो आप वो प्रैक्टिस पेपर करें, और आप यूँ लगा दिए 24 घंटे में से आप कम से कम सो के जितना लंबा समय दे सकते हो, अब 4-5 दिनों 3-4 दिन या जितने भी 3 दिन बच रहे हमारे, इनमें दे दो, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन किसी प्रकार का स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरा ध्यान लगा के 5 घंटे भी पढ़ते हो और स्ट्रेस दे के आप 10 घंटे ही पढ़ते हो, तो बराबर है, यूँ मान के चलो। तो आप अपना 100% दीजिए। उसके बाद फिर समय और पेपर पे डिपेंड करता है। भाग्य तो यहाँ क्या करेगा, हमारा कर्म ही काम आएगा यहाँ पे, और कुछ 1-8% होता है वो भाग्य पे काम करता है। मैं तो मानती हूँ ऐसा कुछ 1% भाग्य का भी होता है। तो आप अपना पूरा दीजिए। उसके बाद अंतिम और 120वां प्रश्न इस वीडियो का रहता है हमारा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़े इससे पहले वही बात है कि क्या है, सबसे पहले तो एक नया चैनल, जैसे मैंने बात की थी कि नए चैनल का मकसद क्या है, क्यों खोला है मैंने, क्यों नए चैनल की क्या आवश्यकता पड़ी हमें। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम शेयर नहीं कर पाते, तो वो मैं, जैसे हमारे आजकल व्लॉग का बड़ा ट्रेंड है, उसके माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें बता पाऊँगी। डिस्कशन पूरी नहीं कर पाते हम, ये भी हम कर पाएंगे उस पर, और थोड़ा सा हंसी मजाक सा भी हो जाएगा। और क्या होता है कि जब पेपर नहीं होता है ना, तब हमारे साथी बंधु चले जाते हैं, कोई अंगेज नहीं होते वो चैनल से, बहुत कम देखते हो आप लोग। पेपर होता है तभी देखते हैं हम। तो एक थोड़ा सा आपको अंगेज रखने के लिए, बांधे रखने के लिए भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मिलती रहे, उसके लिए भी रेगुलरिटी करने के लिए यूँ कहे कि इसकी आवश्यकता लगी हमें। और सबसे बड़ा भी रीज़न तो वही है कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता। तो पहले तो जो बात होगी वो होगी। अब आगे हम ध्यान रखें कि आगे हम इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और उस पर ऑल नोटिफिकेशन का हम क्या कर लें, ऑन कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो इस प्रकार, जिस प्रकार इस चैनल पे प्यार, और ये चलता रहेगा हमारा एज इट इज एजुकेशन चैनल है ये, इसी तरह रहेंगे। इसमें हम कोई जो न किसी प्रकार की जो है वो कोताही नहीं बरतेंगे, और ना ही किसी प्रकार का समझौता करेंगे इस चैनल के साथ। मैं बिना समय बर्बाद किए ऐसे ही आपको कार्य करवाती रहूँगी। कोशिश करूँगी थोड़ी सी और रोचकता लेके आऊँ, क्योंकि शायद हो सकता है आप सोचो कि मैडम तो नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हैं और बस उत्तर बता दिए या एक्सप्लेन कर दिए। तो देखिए, ये एक मनुष्य के जीवन में ये चीज़ होती है कि हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका प्यार प्रेम मुझे मिलेगा उसमें। 120वां प्रश्न देख लीजिए, सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। अभी हमें सही अनुक्रम देखना है। कुवलयानंद अप्पे दीक्षित की है, बिल्कुल है। वक्रोक्ति जीवितम आनंद विश्वेश्वर हिंदी माध्यम में, रस सारंग जगन्नाथ और अलंकार सर्वस्व रूये की है। हमें ये देखना है कि पहले किसने कौन सी लिखी थी और पहला कौन सा आता है। कुछ इस प्रकार करके हमें सही अनुक्रम में लगाना है। 120वां प्रश्न, और इसका उत्तर देख लेते हैं। अब नीचे इनका जो है दिया हुआ है क्या, ये देखिए, ठीक है। 121वां फिर करेंगे हम, पहले 120 तक करते हैं। सबसे पहले 3 में अप्पे दीक्षित है, तो अप्पे दीक्षित जी तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अब अगला कौन है। अप्पे दीक्षित के बाद फिर दूसरे यदि इसकी बात करें तो वक्रोक्ति जीवितम आनंद विश्वेश्वर यही है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे पे जगन्नाथ यही है, और चौथे पे रूयक यही है। तो हमारा इसमें रहेगा ए बैस है, यानी कि ये
120 में का श उत्तर ये रहेगा। देख लेते हैं ये श। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आरंभ में कहा था कि लास्ट में एक पंक्ति बताऊंगी आपको, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कुछ हमारे आचार्यों को याद कर सकते हैं। पंक्ति इस प्रकार आप भी बना सकते हो। जैसे यदि हम बात को शुरू करें तो वामन ने एक रीत चलाई, भरत ने उसमें रस डाला और भामह ने सजाया अलंकारों से, और आनंद ने उठाया ध्वनि की बात और दंडी ने दिया उसको टेढ़ा बना। अगर इस प्रकार से हम करते हैं इन पंक्तियों को, क्योंकि ये मैंने पंक्ति कहीं लिखी हुई थी और मैं भूल गई उसको, बोलते बोलते फिर से बात करूंगी इसकी। तो इस प्रकार हम इसको अगर इस प्रकार से पंक्तियां करें तो हमें देखिए 4-5 हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वान हैं जो इसके माध्यम से आपको याद रह जाएंगे। धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी बंधुओं को ऑल द बेस्ट, लगे रहो और ये मेरी शुभकामनाएं रोज़ आपको ऐसे ही मिलती रहेगी और आप अपने पेपर की तैयारी